फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को धमकी मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। शाहरुख खान और सलमान खान के बाद अब भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह को भी रंगदारी की धमकी मिली है। धमकी देने वाले ने कॉल कर अक्षरा से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। 2 दिन में रंगदारी की रकम नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। रंगदारी मांगने वाले ने अक्षरा सिंह के साथ गाली गलौच भी की है। अक्षरा सिंह ने पटना के दानापुर थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। एक आवेदन हमें प्राप्त हुआ था जिसमें अक्षरा सिंह का नाम लिखा हुआ था और उनके व्याप पर वो आवेदन दिया गया है और उनके द्वारा ये दावा किया गया है कि ये आवेदन अक्षरा सिंह के द्वारा उनको दिलाया गया है, तो उसकी जांच की जा रही है और उसमें रंगदारी मांगने की भी शिकायत दर्ज की गई है। तो हम इसकी जांच कर रहे हैं और जांच के उपरांत जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर हम एक्शन लेंगे। आवेदन में उनके हिसाब से जो लिखा गया है कि हमें धमकी दी जा रही है, साथ ही साथ हमसे 50 लाख रुपए भी मांगे जा रहे हैं, तो इसमें हम आज ही तुरंत एक्शन लेंगे। जरूरत हुई तो FIR करेंगे इसमें और जल्दी से जल्दी इसका पूर्ण करेंगे। हमारी सहयोगी निधि श्री ने अभिनेत्री अक्षरा सिंह से फोन पर बातचीत की। अक्षरा ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। अक्षरा जी, आपको फोन आया है धमकी भरे, इसके बारे में कोई जानकारी, कब आया, क्या कहा गया? जी, वो सारी चीजें मीडिया में आउट हो चुकी हैं और मैं आई एम जस्ट वेटिंग कि ये पुलिस पहले तहकीकात करे, एक्शन ले, उनके बाद सारी चीजें बाहर आ जाएंगी। ठीक है, क्या कहा गया फोन पर जो धमकी देगी? आपको डर लग रहा है? आई मीन आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई दैट कि ये जो भी बात है, मैं अभी इस विषय में नहीं, मैं चाहती हूँ पुलिस पहले इस पे एक्शन ले, उसके बाद ही मैं बात करूंगी किसी से भी। मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी है। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि हमारा जो प्रशासन है वो इस पर कड़ी से कड़ी सजा दे। ठीक है, बिहार सरकार से मांग करेंगे क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि आपको धमकियां आई, पहले भी आई, और क्या मांग करेंगे आप? जी बिल्कुल, अभी पहले प्रोसेस जो है, जिस वे से हमको चलना होता है, मैंने FIR करा दिया है और उसके बाद जो भी प्रोसेस है उसके हिसाब से ही चलेंगे हम लोग। और आई एम जस्ट वेटिंग। मैंने बताया आपको कि मैं अभी समय का इंतजार कर रही हूँ, सो प्लीज इस बारे में अगर ना ही बात करें टिल द टाइम जो भी पुलिस का जो भी जवाब आता है। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट। थैंक यू। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप सेफ रहे और जी थैंक यू। तो ये बातचीत आपने सुनी, मेरी सहयोगी निधि बात कर रही थी अक्षरा से और निधि खुद मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। निधि, कुछ खास बातें तो अक्षरा नहीं बता रही हैं जो बातचीत आपकी उनसे फोन पर हुई है। आपको अपने सोर्सेज के हवाले से कुछ और पता चल पाया क्या कि कौन इसके पीछे हो सकता है? देखिए अखिलेश, भोजपुरी की सबसे चर्चित एक्टर में से आज अक्षरा सिंह हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो धमकी भरे कॉल्स हैं इसको लेकर के बहुत ज़्यादा गहमा गहमी जो है वो बढ़ गई है। अक्षरा भले ही ओपनली पब्लिक डोमेन में ये सब बातें नहीं कह रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अक्षरा को ये पता है कि ये धमकी भरे कॉल्स उनको कहाँ से आ रहे हैं। अक्षरा इन दिनों बिहार में ही है और बहुत ज़्यादा बातचीत करने से कतरा रही हैं। उन्होंने जो हमसे बातचीत की ऑफ रिकॉर्ड, उसमें भी उन्होंने यही बताया कि वो इंतज़ार कर रही हैं कि पुलिस की तरफ से सबसे पहले कार्रवाई हो और वो न्याय मिलने की उम्मीद कर रही हैं। और इससे पहले भी अक्षरा को कई बार धमकी आ चुकी है, लेकिन अक्षरा का कहना है कि तब के कॉल्स और इस तरीके से जो 11 नवंबर की देर रात उनको 2 फोन आता है उनके पर्सनल नंबर पर, और न सिर्फ धमकी उनको दिया जाता है बल्कि उनसे जबरन वसूली की मांग की जाती है और ये भी कहा जाता है कि 2 दिन के अंदर 50 लाख की रकम जमा कर दो, नहीं तो फिर जान से मार देंगे। तो इस वक्त अक्षरा कहीं ना कहीं डरी हुई है, उनके मन में डर है और इसी डर की वजह से भी वो बहुत ज़्यादा पब्लिक डोमेन में आकर के कुछ कहने से बच रही हैं। जी, उधर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में छात्रों के प्रदर्शन पर अब राजनीति हावी हो गई है और अभी की बड़ी खबर आपको हम बता दें। प्रदर्शन को लेकर जिन 11 छात्रों को हिरासत में लिया गया उनमें से कुछ समाजवादी पार्टी युवजन सभा के सदस्य हैं। दरअसल विरोध प्रदर्शन में शामिल 2 नामजद और अन्य कई युवाओं के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। इसके अलावा कोचिंग की लाइब्रेरी बंद करा रहे 11 छात्रों को भी हिरासत में लिया गया। इन पर आरोप ये कि ये प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले एक कोचिंग संस्थान की लाइब्रेरी को जबरन बंद करा रहे थे। दूसरी तरफ प्रदर्शन के तीसरे दिन धरना स्थल को पोस्टरों से पाट दिया गया है। लगातार नारेबाजी कर छात्र विरोध जता रहे हैं।
एक तरफ छात्र अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, दूसरी तरफ आयोग भी नियम बदलने को तैयार नहीं। आयोग की तरफ से कहा गया कि परीक्षा के नियमों में कोई बदलाव नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन के तहत ही परीक्षा होगी। आगे आयोग ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाना पुलिस की जिम्मेदारी है। तो आयोग की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि इसमें किसी तरीके का कोई बदलाव होगा नहीं। तो आयोग की तरफ से यह कहा गया कि परीक्षा के नियमों में कोई बदलाव नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन के तहत ही परीक्षा होगी। और आगे आयोग ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाना पुलिस की जिम्मेदारी है। तो यूपी लोक सेवा आयोग नियम बदलने को तैयार नहीं है। आयोग ने साफ कर दिया, स्पष्ट तौर पर यह बात कही गई है कि प्रक्रिया के तहत ही चीजें होंगी। मेरे साथ मोहम्मद मोइन मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, सीधे उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलता हूं। मोइन, जो वहां पर आयोग की तरफ से तो साफ कह दिया गया है कि कोई बदलाव नहीं होगा, अब इस पर छात्र क्या कह रहे हैं? देखिए, यूपी लोक सेवा आयोग के खिलाफ प्रतियोगी छात्रों का जो आंदोलन है वो आज तीसरे दिन भी जारी है। 51 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहेंगे कि 51 घंटे से ज़्यादा का वक्त भले ही हो चुका है, लेकिन जो आंदोलनरत छात्र हैं उनके उत्साह में कहीं कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। छात्र उसी उत्साह के साथ आज भी सड़कों पर डटे हुए हैं जिस तरीके का उत्साह हमने सोमवार के दिन देखा था। हज़ारों की संख्या में छात्र उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के दफ्तर के अलग अलग गेट पर मौजूद हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और साफ तौर पर इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि जब तक लोक सेवा आयोग अपना फैसला वापस नहीं ले लेगा तब तक वो कतई अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। उनकी एक सूत्रीय मांग है कि यूपी पीसीएस और आरओ की जो भर्ती परीक्षाएं हैं उन्हें पहले की तरह परंपरागत तौर पर एक ही दिन में संपन्न कराया जाए। वो 2 दिन परीक्षा कराने के फैसले को कतई मंजूर नहीं करेंगे। कल और परसों दोनों दिन जो है पुलिस प्रशासन के साथ साथ लोक सेवा आयोग के सचिव छात्रों के बीच आए थे, उन्हें इस बात का आश्वासन दिया था कि वो अपना आंदोलन खत्म कर दें, आगे इस पर विचार किया जाएगा। लेकिन आंदोलनरत जो छात्र हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि वो इसे कतई किसी कीमत पर मंजूर नहीं करेंगे। इस मामले में आई है मोइन, एक बात और निकलकर सामने आ रही है कि जो छात्र पकड़े गए उसमें कुछ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनके युवा संगठन से वो जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में एक तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे कि हमारे ठीक सामने आप देख सकते हैं कि एक होर्डिंग लगी हुई है। इस होर्डिंग को कल शाम को फाड़ा गया और आरोप लगा था इस मामले में पुलिस की तरफ से जो एफआईआर दर्ज की गई थे इसमें 2 लोगों को नामजद किया गया था और 10 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। जिन 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है उनमें समाजवादी पार्टी की जो लोहिया वाहिनी है उसके राष्ट्रीय महासचिव राघवेंद्र यादव का नाम है। इसके साथ साथ एनएसयूआई से जुड़े हुए आशुतोष शुक्ला का नाम है। पुलिस ने देर रात दोनों लोगों को हिरासत में ले लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके साथ साथ जिन 2 अज्ञात लोगों का नाम, जो 10 लोगों को अज्ञात के तौर पर रखा गया है, वीडियो फुटेज और जो तस्वीरें हैं उनके जरिए उनकी पहचान की जा रही है। तो पुलिस का यह कहना है कि छात्रों की भीड़ में तमाम ऐसे बाहरी लोग घुस आए हैं और ऐसे लोग माहौल को खराब कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं और छात्रों का जो आंदोलन है उसको हिंसक बनाने के लिए, उग्र बनाने के लिए उन्हें प्रेरित कर रहे हैं। ऐसे मामलों में हम सख्त कार्रवाई करेंगे। छात्रों का आंदोलन, पुलिस का यह कहना है कि छात्रों का आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। वो आयोग के दफ्तर के बाहर ही बैठे हुए हैं। ठीक है, आपके पीछे जो छात्र नजर आ रहे हैं जरा उनसे बात करिए मोइन, उन लोगों से बात करिए, आपके पीछे जो छात्र दिख रहे हैं। जी जी बिल्कुल, हमारे साथ तमाम लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। देखिए, पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है। उनका कहना है कि बाहरी लोग घुस रहे हैं, वो माहौल को खराब कर रहे हैं, आपको भड़का रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। देखिए, छात्रों के हित की लड़ाई जो है यहाँ छात्रों की बात होनी चाहिए, मुद्दा भटकाना नहीं चाहिए। मुद्दा भटकाने से जो है हमको न्याय नहीं मिलेगा। आरओ पे सीधा आकर के आप लोग क्या करेंगे कि जो बाहरी लोग आपके आंदोलन में आ रहे हैं उनको शामिल होने देंगे? नहीं, बिल्कुल शामिल नहीं होने देंगे। ये छात्र का मुद्दा है सर। अगर ऐसा होता बाहरी या नेता लोग बनने आते, कल सचिव जी का एक आदेश था कि आप कुछ लोग आइए, मंडल लेके आइए अपना 5 लोग। हमने साफ ये कह के मना कर दिया था, ये कोई नेतागिरी का वो आंदोलन नहीं है कि इसमें नेता जाएंगे। ये छात्रों का, हर छात्र का मुद्दा है और छात्र के लिए। आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि बाहरी लोगों के आने से आपका आंदोलन कमजोर? देखिए सर, यहाँ कोई जात, कोई धर्म, कोई कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ हमारा एक धर्म है, हम विद्यार्थी जीवन का पालन कर रहे हैं, वही हमारा धर्म है। हम यहाँ कोई पार्टी नहीं है, ना कोई यहाँ पक्ष है, ना यहाँ कोई विपक्ष है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थी है जो
अराजक तत्व आएंगे उनको इस आंदोलन में कोई जगह नहीं। दूसरी बात यह, जो पार्टीगत राजनीति हो रही है, तमाम पार्टी के नेता ट्वीट कर रहे हैं और अपने जो उनके राजनीति के पार्टी के लोग हैं उनको भेज रहे हैं। अगर आप ग्राउंड जीरो पर आना चाहते हैं तो आगे छात्रों का साथ दीजिए ना। ट्वीट से राजनीति आप क्यों कर रहे हैं बताइए? अगर आप इतने छात्र हितैषी हैं, कांग्रेस पार्टी हुई, चाहे समाजवादी पार्टी चाहे बीएसपी हुई, सबके शासन मानते हैं कि लोग इस पर राजनीति भी कर रहे हैं। राजनीति कुछ लोग राजनीति सीखना चाह रहे हैं, लेकिन हम उनकी राजनीति नहीं सीखने देंगे। ठीक है, यहाँ किसी भी पार्टी का कोई स्वागत नहीं है। यहाँ सिर्फ छात्र हैं और छात्र ही यहाँ मुद्दा अपना उठाएंगे और हमारा सिर्फ एक मांग है, हमको नोटिस दीजिए, हम अपने घर चले जाएंगे। जो प्रतियोगी छात्र हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारी एक सूत्री मांग है कि परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन खत्म किया जाए, परीक्षा को परंपरागत तौर पर एक ही दिन में एक शिफ्ट में कराया जाए। इसमें अगर बाहरी लोग आते हैं, लेकिन अगर आयोग ये स्पष्ट कर रहा है कि बदलाव नहीं होगा नियम में, तब ये छात्र क्या करेंगे आगे? इनकी फिर क्या रणनीति होगी? बात करिए इनसे। बिल्कुल, इस पर भी छात्रों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि देखिए, आयोग की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि हमने जो नियम बनाया है अब हम उसमें बदलाव नहीं करेंगे। क्या करेंगे अब आप? एक आदमी बोलिए, अपनी बात रखिए। नियम पहले भी बदला गया है, ये कोई नई बात नहीं है। तीन साल लगा देते हैं परीक्षा कराने में। ठीक है, आरओ 2016 में हुआ था, लीक हो गया। 17 में मेंस का लीक हुआ था, परीक्षा नियंत्रक गिरफ्तार हुई थी। 21 में हुआ है, सीधा 25 आ गया। ठीक, ये बताइए कि आयोग कह रहा है हम बदलाव नहीं करेंगे, अब क्या करना पड़ेगा? अगर कोई भी नियम जैसे खेल बीच में होता है तो ये स्वीकार नहीं है किसी को भी। और इतना जल्दी सर आप कह रहे हैं कि आयोग, मतलब आप नहीं, आयोग की मंशा है कि बदलाव नहीं करेगा। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र में जनमत का सम्मान किया जाता है। जब जनमत नॉर्मलाइजेशन सामान्यकरण प्रक्रिया के हम लोग विरुद्ध हैं, तो आप परीक्षा किसके लिए करवाएंगे बताइए? हम लोग 3 दिन से आयोग के जो हुक्मरान है, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। छात्र बिल्कुल आमने सामने के मूड में मोइन नजर आ रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। वहां से अब अगली खबर महाराष्ट्र से है। यहां पर घड़ी चुनाव चिन्ह को लेकर घमासान की स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट में अजित पवार के वकील ने दी है जानकारी। कोर्ट में मामला विचाराधीन होने के विज्ञापन छपाए। अजित पवार के वकील, शरद पवार के वकील का अजित गुट पर आरोप ये कि शरद पवार के वीडियो का इस्तेमाल कर रहा है अजित पवार गुट। सुप्रीम कोर्ट ने अजित गुट को शरद पवार का वीडियो इस्तेमाल करने से मना किया है, तो वो ना वीडियो का इस्तेमाल करें। और घड़ी जो चुनाव चिन्ह है उसको लेकर भी आप देख रहे हैं किस तरीके से घमासान। और इस पर क्या अपडेट है, विशेष जानकारी आप तक पहुंचाएंगे मेरे वरिष्ठ सहयोगी निपुण सहगल। निपुण। बिल्कुल अखिलेश, देखिए घड़ी चुनाव चिन्ह की लड़ाई चाचा शरद पवार चुनाव आयोग में हार चुके हैं, लेकिन वो हर चुनाव में उनकी कोशिश रहती है कि उनके जो भतीजे हैं अजित पवार इस चिन्ह का इस्तेमाल ना कर सके। लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने कोशिश की थी, अब विधानसभा चुनाव है तो वो एक बार फिर आए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कहा था अजित पवार से कि आप ये डिस्क्लेमर छपवाइए कि ये मामला कोर्ट में है। उन्होंने आज जानकारी दी कि मैंने ये छपवा दिया है और तमाम अखबारों को दिखाया। उसके बाद शरद पवार के वकील कहने लगे कि इनके जो उम्मीदवार हैं और नेता हैं अभी भी शरद पवार का वीडियो दिखाते हैं और उनके नाम पर वोट मांगते हैं। कोर्ट ने कहा अजित पवार से कि अपने नेताओं को समझाइए कि ऐसा ना करें। मंगलवार 19 नवंबर को फिर से सुनवाई होगी। ऐसे में अब ये साफ है, चूंकि 20 नवंबर को चुनाव है, वहां पर घड़ी चिन्ह भतीजे अजित पवार के पास ही रहेगा और फिलहाल वही उसका इस्तेमाल करेंगे। ये आज की कार्रवाई से साफ हो गया है। ये एक बड़ी जानकारी आपने दी है निपुण, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए आपका। उधर उद्धव के बाद अब अजित पवार के बैग की चेकिंग हुई है। बारामती में चेक हुआ अजित पवार का बैग। चुनाव आयोग के कर्मचारियों ने यह चेकिंग की है। यह मामला इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि उद्धव ठाकरे के बैग की जब चेकिंग हुई थी तब उसको लेकर गंभीर सवाल खड़े किए गए थे उद्धव ठाकरे की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से। अब आप देख रहे हैं सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं उनके बैग भी चेक किए जा रहे हैं। ये अजित पवार जिनका बैग चेक किया गया, टिफिन बॉक्स से लेकर वो तमाम चीजें आपको नजर आ रही हैं। जब चुनाव आयोग के कर्मचारियों ने एक एक चीज वहां पर खोलकर देखी है। ये बारामती की घटना जहां पर अजित पवार के बैग की जांच की गई। खुद वो इस पूरे चेकिंग में सहयोग करते हुए नजर आए। वैभव परब हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त, हमारे सहयोगी। वैभव, अव्वल तो ये मुद्दा ही नहीं होना चाहिए कि बैग चेक हो या ना हो, जो भी नियम कानून है उसके तहत ये कार्रवाई होती है, चुनाव आयोग को लेकर करते हैं। लेकिन चूंकि उद्धव ठाकरे ने सवाल खड़े कर दिए इसलिए अब ये तस्वीरें आने लगी हैं क्या कि कभी अजित पवार का बैग चेक हो रहा है, कभी देवेंद्र फडणवीस का बैग चेक हो रहा है।
देखिए अखिलेश, राज ठाकरे हो, अजित पवार हो, नितिन गडकरी हो या देवेंद्र फडणवीस हो, सभी नेतागण यही कहते हैं कि जब हम हेलीकॉप्टर से या प्राइवेट चॉपर से जाते हैं तो उस वक्त हमारा बैग चेक होता ही होता है, उसमें कोई नई बात नहीं है। पर यह मसला इधर इस वजह से आता है क्योंकि उद्धव ठाकरे का बैग हेलीकॉप्टर में लगातार 2 बार चेक हुआ और उसका वीडियो उद्धव ठाकरे ने खुद निकाला और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अब उद्धव ठाकरे ने वीडियो निकालकर उधर क्या किया कि उनके कर्मचारियों का आइडेंटिटी कार्ड पूछा, अपॉइंटमेंट लेटर पूछा और एक तरह से अपना गुस्सा है वो वहां पे उन्होंने दर्ज कराया। और जाते वक्त उन्होंने ये कहा कि मेरा गुस्सा आपके ऊपर नहीं है, तो मेरा गुस्सा सत्ताधारियों पर है। पर यहाँ पे देखा गया है तो सत्ताधारियों का भी बैग यहाँ पे चेक होता हुआ दिखाई दे रहा है। देवेंद्र फडणवीस का बीजेपी ऑफिशियल ने यहाँ पे वीडियो जारी किया है और कहा कि देवेंद्र जी का भी बैग यहाँ पे चेक हुआ है। आज सुबह अजित पवार का पूरा बैग चेक हुआ, टिफिन तक खोला। जब चुनाव आयोग के जो कर्मचारी थे उन्होंने पूरी बैग की तहकीकात की, पूरा हेलीकॉप्टर चेक किया। तो ये बात है कि हेलीकॉप्टर का जो पूरा चेकिंग है ताकि विपक्ष का नहीं तो सत्ताधारियों का भी चेक हो रहा है। लेकिन उद्धव ठाकरे की मांग क्या है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी और सीएम का भी आप बैग चेक करोगे क्या, तो ये सवाल है। तो देखिए अभी अजित पवार का तो बैग चेक हुआ है, देवेंद्र फडणवीस का भी बैग चेक हुआ है, गडकरी का भी बैग चेक हुआ है। आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह और सीएम, इनका अगर बैग चेक होता है, क्योंकि लगातार विपक्ष आरोप कर रही है कि विपक्ष को नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। वर्षा गायकवाड़ हो, सुप्रिया सुले हो, ये लगातार बोल रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को निशाना बना रहे हैं कि बार बार बैग चेक करना। और उद्धव ठाकरे लगातार वीडियो बनाकर ये सत्ताधारियों को एक्सपोज कर रहे हैं कि देखो मेरे पीछे ही क्यों लगे, ये बात वो दिखाना चाहते हैं। तो अजित पवार का ये कहना है कि ये सिंपैथी गेनिंग का बेनिफिट ले रहे हैं। उद्धव ठाकरे ये वीडियो बनाकर फिर एक बार अपने पास सिंपैथी गेन कर रहे हैं। तो इसके ऊपर अब उद्धव ठाकरे की शाम में कोंकण में सभा होने वाली है, तो इसके ऊपर उद्धव ठाकरे अब क्या बात करेंगे ये देखना जरूरी होगा। तो विपक्ष का ही बैग नहीं तो सत्ताधारियों का भी बैग। बिल्कुल, और वो तस्वीर हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। ये 4 तस्वीरें हमारे दर्शक देख सकते हैं। पहली तस्वीर आज बारामती से आई जहां अजित पवार के बैग की चेकिंग हो रही है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस के सामान को देखा जा रहा है, परखा जा रहा है। बीजेपी ने खुद ये वीडियो दरअसल शेयर किया है, इसमें देवेंद्र फडणवीस के बैग की जांच की जा रही है और ये वीडियो 5 नवंबर का हालांकि है। तीसरी तस्वीर कल की है जब लातूर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हेलीकॉप्टर की जांच चुनाव आयोग की टीम ने की। और चौथी तस्वीर जिसको लेकर बवाल हुआ लातूर की है जब कल उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर में रखे सामान की चुनाव आयोग के कर्मचारियों ने जांच की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में हैं। पीएम मोदी ने दरभंगा में एम्स की आधारशिला रखी और इस दौरान एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी के पैर छू लिए। ये देखिए तस्वीरें। तो प्रधानमंत्री मोदी दरभंगा में हैं और जब मंच पर वो थे उस दौरान आप देखिए नीतीश कुमार आते हैं और कुछ इस तरीके से उनके पैर छूते हुए नजर आए। हालांकि फिर प्रधानमंत्री मोदी भी अपनी कुर्सी से उठे और उन्होंने उन्हें ऐसा करने से रोका। ये दरभंगा की तस्वीर आपके सामने है। मेरे साथ निधि भी मौजूद हैं, मेरी सहयोगी निधि। ये तस्वीरें जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, नीतीश कुमार पैर छूते हुए दिख रहे हैं इसमें प्रधानमंत्री मोदी के। बिल्कुल, देखिए आज शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए थे और वहां पर तमाम एनडीए के बड़े चेहरे थे मौजूद और नीतीश कुमार जैसे ही मंच पर पहुंचते हैं, जो तस्वीरें इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, नीतीश कुमार अभिवादन की मुद्रा में दिखते हैं लेकिन वो पैर छूना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। हालांकि पीएम मोदी उनको रोक लेते हैं और उसके बाद वो उनकी बगल की सीट पर बैठ जाते हैं। और अखिलेश, मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। अगर सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताऊं तो इससे ठीक पहले चित्रगुप्त पूजा के दौरान आर.के. सिन्हा जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उनका पैर भी छूना चाहा था पटना में नीतीश कुमार ने। और उससे ठीक पहले जाएं तो जून में जब लोकसभा चुनाव के बाद नवनिर्वाचित सांसदों की जब बैठक हुई थी उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूने चाहे थे नीतीश कुमार ने। तो पिछले कई दफे से देखे, हालांकि वो अभिवादन की श्रेणी में ही वो ऐसा दिखता है कि वो बातचीत करने के क्रम में कुछ कहना चाहते हैं, अभिवादन करना चाहते हैं और उसी श्रेणी में पैर छूने का ये जो सिलसिला कहेंगे एक तरीके से नीतीश कुमार का, ये चल रहा है। और आज एम्स के शोभन में जब एम्स का शिलान्यास के लिए पहुंचे थे पीएम मोदी और वहां पर भी पहुंचते हैं मंच पर सीएम नीतीश कुमार और उसके बाद वो पैर छूने की कोशिश करते हैं, एक तरीके से कहा जाए तो प्रणाम करने की कोशिश करते हैं जिसमें उनके पैरों की तरफ वो झुक रहे हैं और ये तस्वीरों से साफ स्पष्ट हो रहा है। बिल्कुल, और जिसका जिक्र आप कर रही थी वो तस्वीर भी दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, एक पुरानी तस्वीर। उसमें भी आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूते हुए नजर आए वहां पर नीतीश कुमार।
हालांकि तब भी ऐसा करने से रोका था प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश कुमार को, और आज भी लगभग वैसी स्थिति है, बिल्कुल झुक गए। ये देखिए पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं दरभंगा की तस्वीर है। आज प्रधानमंत्री मोदी वहां पर एम्स के शिलान्यास के मौके पर पहुंचे, और इसी दौरान जब नीतीश कुमार मंच पर आए तो आप देख रहे हैं बिल्कुल कैसे वो झुक गए, पैर छूने लगे नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी के। हालांकि आप देखेंगे कि मोदी खड़े हो गए अपनी जगह से, और फिर उन्होंने ऐसा करने से नीतीश कुमार को रोका। मंच पर तमाम बड़े नेता मौजूद थे, और उसी दौरान की ये तस्वीर सामने आई है। ये देखिए, वैसे निधि ऐसा लगता है कि एक बार फिर से आरजेडी को बैठे बिठाए मौका मिल गया। पिछली बार भी आरजेडी की कई नेता नीतीश कुमार के ऐसा करने पर चुटकी ले रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये सिर्फ एक इस तस्वीर ने विरोधियों को बैठे बिठाए कई ऐसे मुद्दे दे दिए हैं, क्योंकि एक समय में देखा जाए तो दोनों को एक कद का नेता माना जाता रहा। हालांकि वक्त बदला, और उसके बाद आज की जो तस्वीर है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और नीतीश कुमार बिहार के मुखिया हैं, और ऐसे में पिछले कई दफे से जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधन करने से पहले या बाद में वो पैर छूते हैं, विपक्ष को एक मौका मिल गया है कि नीतीश कुमार को मानसिक तौर पर अस्थिर भी बताए। और जो तस्वीरें इस वक्त बयां कर रही है उससे साफ स्पष्ट है कि अब इसको लेकर के बिहार में सियासत जमकर होगा। अखिलेश, बिल्कुल, देखिए राजनीति हो या जीवन का कोई और क्षेत्र हो, वहां पर अभिवादन करना इसमें कोई बुरी बात नहीं होती है, लेकिन ये जो तरीका है उसको लेकर विपक्ष बार बार इन्हें घेरता है। आप देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरीके से नीतीश कुमार वहां पर झुकते हुए नजर आए, पैर छूते हुए नजर आए प्रधानमंत्री मोदी के।